नमस्कार, जय हिंद। देखिए, जिस तरीके से ये प्रैक्टिकल नॉलेज का सेक्शन आपको पढ़ाए जा रहे हैं, अभी तक हम देख रहे थे कि पुलिस कस्टडी रिमांड हमने पिछले अभी इससे पहले डिस्कस किया और लेक्चर नंबर 40 में पुलिस कस्टडी रिमांड और रिकवरी मीमो कैसे तैयार की जाए। तो पहले हम समझ लें कि पुलिस कस्टडी रिमांड क्या होता है। ये सारी चीज़ें चार्जशीट दाखिल करने से पहले की चीज़ें हैं और बेल एप्लीकेशन भी चार्जशीट से दाखिल के पहले की चीज़ है, तो ये हमें पता लगना चाहिए कि पुलिस कस्टडी रिमांड क्या है। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि जैसे अगर कोई इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में पूरा नहीं होता, तो पुलिस एक एप्लीकेशन लिखती है और मजिस्ट्रेट के सामने उस मुलजिम को पेश करती है जिसको उसके द्वारा अरेस्ट किया जाता है और वहाँ पर उसका जो है पुलिस रिमांड की एप्लीकेशन देती है। तो आज का हमारा टॉपिक है पुलिस कस्टडी रिमांड एंड बेल एप्लीकेशन। तो क्योंकि पुलिस उससे पहले अरेस्ट के बाद में सूचना भी दे चुकी होती है मेहमान रिश्तेदारों को एक्यूज के, तो एक्यूज के रिश्तेदार जो है वकील एडवोकेट के साथ में उस मजिस्ट्रेट की न्यायालय में पहुंच जाते हैं, वहां वो अपनी बेल एप्लीकेशन मूव कर देते हैं और पुलिस अपने कस्टडी का रिमांड मांगती है। तो अब कस्टडी रिमांड की बात करते हैं। तो पुलिस जैसे एप्लीकेशन पुलिस दो स्थिति करती है। यदि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होता है तो पुलिस जो है कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है कि इसको जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया जाए। अगर जेल भेज दिया जाता है तो पुलिस जो है तो मजिस्ट्रेट जो है उस बेल एप्लीकेशन भी जो उसके रिश्तेदारों ने लगाई है उस पर सुनवाई कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट को पावर होती है। सपोज करो पुलिस रिमांड नहीं पुलिस रिमांड एप्लीकेशन पेश करती है। तो रिमांड एप्लीकेशन क्या होती है और एंटीसिपेटरी की बेल की एप्लीकेशन क्या होती है, सॉरी बेल एप्लीकेशन क्या होती है, एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, ये कुछ बातें हम जो है आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम पुलिस रिमांड के ऊपर बात करते हैं कि पुलिस रिमांड क्या है और कौन सा सेक्शन जो है पुलिस रिमांड को डील करता है। सेक्शन 187 कहता है कि जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा इन्वेस्टिगेशन पूरा न किया जा सके तब क्या प्रोसीजर पुलिस अडॉप्ट करती है। इन इंग्लिश 187 प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर किसी भी मुलजिम को पुलिस के जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य। अगर इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में पूरा नहीं हो पाता है तो पुलिस वहां एक पुलिस कस्टडी रिमांड लगाती है। उस रिमांड के विषय में क्या नियम है जरा सा मैं आपको पढ़ता हूँ, जरा सा आप इसे सुने। अंग्रेजी में भी हिंदी में दोनों में पढ़ता हूँ आपको। द मजिस्ट्रेट टू whom an accused person is forwarded under this section may, irrespective of whether he has or has no jurisdiction to try the case, after taking into consideration whether such person has not been released on bail or his bail has been cancelled, authorize from time to time the detention of the accused in such custody as magistrate thinks fit for a term not exceeding 15 days। 15 दिन तक की को वो कर सकता है, रिमांड कर सकता है। Days in the whole or in the part or any time during the initial 40 days or 60 days out of the detention period of the 60 days or 90 days as the case may be, as provided in section 3. If he has no jurisdiction to try the case, commits to trial or consider further detention unnecessary, he may order the accused to be forwarded to the magistrate having such jurisdiction। तो यहाँ आप उन्होंने ये बताने की दी, ये 60 और 90 दिन का जो क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कभी फिर डिस्कस किया जाएगा। यहाँ टॉपिक का बहुत छोटा रूप है। तो ये बताती है कि कितने दिन का उसकी रिमांड होता है और किन किन परिस्थितियों में रिमांड को दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कहता है The magistrate may authorize the detention of the accused persons beyond the period of 15 days if he satisfies that adequate grounds exist for doing so, but no magistrate shall authorize the detention of the accused person in custody under this section for a total period exceeding 90 days
where the investigation relate to an offense punishable with death or imprisonment for life of imprisonment for a terms of 10 years or more. 60 days where the investigation relate to another offense, and on the expiry of the said period of 90 days or 60 days, as the case may be, the accused person shall be released on bail if he is prepared to or does furnish bail, or every person released on bail under this section shall be deemed to be so released under section chapter 35 for the purpose of the chapter. The magistrate shall authorize detention of the accused in custody of the police under this section unless the accused is produced before him in the person for the first time and subsequently every time till the accused remain in the custody of the police. But the magistrate may extend their further detention in judicial custody on production of the accused either in person or through any audio video. No magistrate of the second class not specially empowered on this behalf by the High Court shall authorize detention in the custody of the police. तो यहाँ आपको ये बता रहे हैं ये कि किस केस में 60 दिन और 90 दिन। ये अगर मैं बताऊँगा तो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा और आपकी भी अब ये बैठेगा नहीं। यहाँ पर मेरा सिर्फ इतना ही है कि अगर पुलिस कस्टडी रिमांड है तो उसके बारे में उन्होंने दिखाया है, ये बताया कि ऐसा कि मजिस्ट्रेट उचित समझे जो कुल मिलाकर पूर्णतः भागतः 15 दिन से अधिक ना होगी। और पुलिस कस्टडी जो 15 दिन तक की दी जा सकती है। पुलिस अभिरक्षा जो सेक्शन 3 कहता है, मजिस्ट्रेट में ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन beyond the 15 days if he is satisfied that the adequate grounds exist for doing so. तो यहाँ केवल जब मुलजिम अरेस्ट किया जाता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से 15 दिन तक के लिए रिमांड की छूट है, पुलिस कस्टडी रिमांड। 15 दिन से अधिक की अवधि के लिए स्पेशल ऑर्डर करना पड़ेगा, तो इसलिए आप 15 दिन और 14 दिन तक की बात करो, 15 से ज्यादा मत जाओ। और ये 60 और 90 दिन का जरा यहीं पे मैं आपको बता दूं, इस सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरी जिंदगी काम आएगा अगर क्राइम में आप काम करते हो तो। पुलिस की ये जिम्मेदारी होती है जिन केसों में 7 साल तक की सजा है या 10 साल तक की सजा है, उसमें अगर मुलजिम जेल में है तो 60 दिन के अंदर आरोप पत्र चार्जशीट दाखिल करनी होती है। जिन केसों में 10 साल से ऊपर की सजा है या आजीवन कारावास तक की सजा है, 10 साल से ऊपर की या आजीवन कारावास तक की सजा है, उनमें 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करना पुलिस की जिम्मेदारी है यदि मुलजिम एक्यूज जेल में। अगर बेल पर है तो ये कंडीशन लागू नहीं होती है। अगर मुलजिम जेल में है और उस केस के अंदर जो सजा है वो आजीवन कारावास की या 10 साल से ऊपर की है और पुलिस 90 दिन में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती है, तो ये सेक्शन एक बेल के राइट को कहता है कि उस मुलजिम को 100% बेल मिलनी ही चाहिए। ये देखिए लिखा है इसमें। देखिए ऑन दी एक्सपायरी सेक्शन 187 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत लाइफ में काम आएगा। मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा किसी किताब में पढ़ना भी। 187 सब सेक्शन 3 का प्रोविजो, and on the expiry of the said period of 90 days or 60 days as the case may be, the accused person shall be released on bail if he is prepared to and does furnish bail, or every person released on bail under this section subsection shall be deemed to be so released under the provision of section 35। दोबारा पढ़ता हूं। यथा स्थिति 90 दिन या 60 दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर यदि अभियुक्त व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार है और देता है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा और यह समझा जाएगा कि इस उपधारा के अधीन जमानत पर छोड़ा गया प्रत्येक व्यक्ति अध्याय 35 के प्रयोजनों के लिए इस अध्याय के उपबोधों के अधीन छोड़ा गया है। अब आप समझ
क्या है, एक मैंडेटरी प्रोविजन लाया करता है जहां पर पुलिस की सारी पावर्स खत्म हो जाती हैं। यदि पुलिस ने कोई व्यक्ति जेल में है, अगर मामला सिंपल है, 10 साल तक की सजा है, तो 60 दिन के अंदर आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है और आजीवन कारावास से संबंधित है, उसमें 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं की है, तो उस व्यक्ति को बेल दे दी जाएगी। अगर पुलिस ने जानबूझकर ऐसा किया है, तो पुलिस के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी चलाई जा सकती है। तो ये सेक्शन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ चल रहे थे पुलिस रिमांड की बात करें। तो पुलिस रिमांड जो है इस पीरियड के दौरान में 14 या 15 दिन तक का पुलिस को दिया जा सकता है, पुलिस कस्टडी रिमांड। और लेकिन यदि वो चाहते हैं कि भई और भी ज़्यादा चाहिए, तो इसका जो प्रोविज़न थर्ड है, उसमें मजिस्ट्रेट कंसीडर करेगा, अगर उचित समझेगा देगा, नहीं तो नहीं देगा, वैसे देते नहीं है। लेकिन लेजिस्लेशन ने कहा है कि दिया जा सकता है, तो वो कंडीशन उन्हें मजिस्ट्रेट साहब को बतानी होगी और पुलिस को भी उन्हें सैटिस्फाई करना होगा। तो यहाँ ये रहा कि पुलिस रिमांड, पुलिस कस्टडी रिमांड के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये सेक्शन और 60 और 90 दिन में ये पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं करती है, तो वस 187 सेक्शन, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्शन है। पहले इसको सेक्शन 167 कहते थे और इसके अंदर एक जो बेल होती है दैट इज़ कॉल्ड डिफ़ॉल्ट बेल, डिफ़ॉल्ट बेल। तो आज तो इसे इतना ही समझें क्योंकि ये स्टडी माँग के पढ़ाने वाला चैप्टर है, क्योंकि सारे सेक्शन बदल गए हैं। अब तो उसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, तभी बताना पड़ेगा। तो यहाँ आप इतना ही इसको समझो। अब आगे जो है उस पे आते हैं कि पुलिस रिमांड की एप्लीकेशन क्या होती है। जो आईओ नए बच्चे हैं उनको पता होनी चाहिए कि पुलिस रिमांड की एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है और कैसे उसकी ड्राफ्टिंग होती है। वहाँ मैं सबसे पहले ये एक पुलिस रिमांड का एक एप्लीकेशन आपको जो मैंने बनाई है, एक कोई भी पुलिस ऑफिसर इसको किस तरीके से न्यायालय में देखेगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले ऊपर लिखा है न्यायालय का नाम। अगर जो भी न्यायालय का नाम है वो ऊपर लिख दें। उसमें सरकार, क्योंकि हर केस सरकार का, सरकार बनाम मुलजिम का नाम लिख दें यहाँ पे। उसके बाद अंडर सेक्शन थाना लिखें और एक एप्लीकेशन में लिखें प्रार्थना पत्र वास्ते पुलिस रिमांड। इसके अंदर फिर वही सेवा में श्रीमान जी निवेदन यह है कि मुलजिम ने ये बताया है कि इसने चाकू वहाँ फलानी जगह छिपा के रख रखा है या लूट का माल वहाँ छुपा के रख रखा है और ये वहाँ से बरामद करा पाएगा, करा करा देगा। तो अतः इस श्रीमान जी से प्रार्थना है कि इसके घर पर जाकर रिकवरी करनी है, इसलिए हमें 15 दिन का, इसका 7 दिन का या 3 दिन का रिमांड हमें देने की कृपा करें। तो ये एप्लीकेशन लगेगी। इस एप्लीकेशन में आईओ अपने कोने में दस्तखत करेगा और ये ड्यूली फॉरवर्डेड होगी, जो कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे, उन वो फॉरवर्ड करेंगे और मजिस्ट्रेट के सामने इस एप्लीकेशन को रखेंगे। तो ये कहलाती है, कम से कम सब इंस्पेक्टर रैंक का आदमी होना चाहिए, जो पुलिस कस्टडी रिमांड सीक करे या वहाँ मौके पर मौजूद हो। उस पुलिस कस्टडी मिलने के बाद में एक्यूज़ का मेडिकल कराया जाएगा और उस रिमांड की अवधि पूरी होने पर वो 2 दिन का मिला या 4 दिन का, तो उस अवधि पे जिस दिन पेश किया जाएगा दोबारा से, उसकी फिर मेडिकल रिपोर्ट कराई जाएगी और वो दोनों जज साहब के सामने रखी जाएँगी ताकि ये पता लग सके कि इसके साथ कोई मारपीट तो नहीं हुई है और पुलिस ने कोई थर्ड डिग्री इस्तेमाल नहीं की है। तो दिस इज़ द प्रोविज़न ऑफ पुलिस कस्टडी रिमांड। अब यहाँ हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि यदि पुलिस के कस्टडी रिमांड पुलिस नहीं ले रही है, पुलिस कस्टडी रिमांड पुलिस नहीं ले रही है, तो मुलजिम के एडवोकेट साहब बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अब बेल एप्लीकेशन के नियम को ज़रा समझिए। मैं बेल एप्लीकेशन लगेगी, बेल एप्लीकेशन लगेगी और बेल एप्लीकेशन के साथ-साथ एक एफिडेविट लगेगा। तो सबसे ज़रा बेल एप्लीकेशन का एक प्रारूप देख लीजिए, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं सारी चीज़ें हाथ से बना रहा हूँ। इस बेल एप्लीकेशन की सबसे ऊपर हेड पे तो लिखा जाएगा न्यायालय का नाम, जो भी न्यायालय है।
इसमें मैंने जो नाम लिखा है वो लिखा है कि दिल्ली का न्यायालय है, मुख्य नगर दंडाधिकारी 30 हज़ारी दिल्ली। फिर वहां पर सरकार बनाम लिख के और कोने पे फिर अंतर्गत धारा 103 मैंने लिखी है और 3/4 अर्थात 302 की एक धारा है, 302 नहीं, मर्डर की एक धारा है और एक है कॉमन इंटेंशन की, और उसके नीचे थाने का नाम लिखा है और उसके अंदर लिखा है बेल का प्रार्थना पत्र। बेल के प्रार्थना पत्र में अधिकतर 4-5 चीजें जरूरी होती हैं। सबसे पहले तो लिखना चाहिए कि हमारा जो प्रार्थी है वो निर्दोष है, अभियुक्त या निर्दोष है, मुकदमे में झूठा फंसाया गया है, उसके भागने की कोई संभावना नहीं है और किसी गवाह पर वो दबाव नहीं डालेगा और प्रार्थी का चरित्र बिल्कुल, अभियुक्त का चरित्र बिल्कुल ठीक है, उसके भागने की कोई संभावना नहीं है। अतः आपसे प्रार्थना है कि जमानत पर छोड़े जाने का आदेश देने की कृपा करें। द्वारा अधिवक्ता और तारीख होती है। ये तो हमने दी जनरल क्लॉजेस। अब आप इसके अंदर जब एफआईआर वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आपको पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की कमियां मालूम पड़ेगी, या पढ़ने के बाद में ये पता लगेगा कि ये वास्तव में मामला नहीं बनता है। तो वो ग्राउंड्स भी आपको, इन ग्राउंड्स के अलावा जो इसमें एक ग्राउंड्स दिए हैं, इनके अलावा अपनी वो ग्राउंड्स भी इसमें जोड़नी पड़ेंगी, जो ग्राउंड्स फैक्ट एंड सर्कमस्टांस, क्योंकि हर केस के फैक्ट्स अलग है। ये तो जनरल ग्राउंड्स दी गई बेल एप्लीकेशन की, लेकिन जो ग्राउंड्स वो आपको ढूंढनी पड़ती हैं। वो क्या है, जब फाइल हम पढ़ते हैं तो उसमें कमियां निकलती हैं, उन कमियों से वो होगा, देखी जाएंगी। इसी तरीके से इसको एक एफिडेविट दिया जाता है। इस बेल एप्लीकेशन के साथ वकील साहब एक एफिडेविट भी लगाते हैं कुछ जगह पर। उसमें ये लिख दिया जाता है कि भाई मैं कसम खाता हूं कि मैं उसका पैरोकार हूं और ये जो है मैं, मेरे द्वारा जो है ये बेल एप्लीकेशन दी गई है और ये फर्स्ट बेल एप्लीकेशन है, इससे पहले हमने कोई बेल एप्लीकेशन नहीं दी है और इस बेल के अंदर जो लिखा गया इन बातों को हम सच मानते हैं और ये हमारी नॉलेज में। तो ऐसा एक एफिडेविट लगा के अब वकील साहब अपना एक मेमोरेंडम ऑफ एंगेजमेंट लगा के इसको मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ इसे दाखिल कर देते हैं इसको। तो ये तो रहा बेल का प्रोसीजर और वो था पुलिस कस्टडी रिमांड का। अब जरा सा समझने की कोशिश करें, जरा सा दिमाग से लगाएं। जितने भी मजिस्ट्रेट होते हैं, सीजेएम मजिस्ट्रेट तक, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ये तो हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहलाती हैं ये। इनसे ऊपर होती है सेशन न्यायालय। कुछ केस होते हैं मजिस्ट्रेट ट्रायल और कुछ केस होते हैं सेशन ट्रायल। तो जो सेशन ट्रायल केस होते हैं उनमें बेल देने का राइट, बेल एप्लीकेशन लगाई तो जा सकती है उनके, लेकिन बेल वो देते नहीं है। बेल क्या है, वो देते नहीं है। इससे संबंधित इस नियम को आपको पढ़ने के लिए सेक्शन 480, when bail may be taken in case of non bailable offense, when bail may be taken in case of non bailable offense। सपोज करो जिस केस में मुलजिम पकड़ा गया, अगर वो 7 साल से कम की सजा का केस है और वो मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा ही ट्रायबल है, अर्थात सिंपल केस है, तब तो मजिस्ट्रेट साहब जो बेल एप्लीकेशन आपके वकील साहब ने लगाई है या आपने लगाई है, मैं तो आपको कहूंगा क्योंकि मुलजिम की तो बात ही नहीं हो रही, तो यहाँ तो सारे लॉ ग्रेजुएट ही हैं, तब उस बेल एप्लीकेशन पर मजिस्ट्रेट साहब बेल सुनवाई करके बेल दे सकते हैं। यदि पुलिस कस्टडी रिमांड नहीं मांगा जा रहा है तो बेल का आपका राइट चालू हो जाता है और बेल आपको मिल जाएगी। ये फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यदि ये केस ऐसा है जिसमें आजीवन कारावास की सजा है या ट्रायबल बाई सेशन कोर्ट है, तो मजिस्ट्रेट उस एप्लीकेशन को, बेल एप्लीकेशन को ये लिख के कि ये मुकदमा संगीन है, इसलिए हम इसको डिसमिस करते हैं। उसके बाद आप एडवोकेट हैं, आप इस एप्लीकेशन को दोबारा से ड्राफ्ट कराएंगे और दोबारा से ड्राफ्ट करा के सारी ग्राउंड से लिख के उसके साथ एफिडेविट लगा के और वकालतनामा लगा के
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के यहाँ दोबारा इस एप्लीकेशन को लगाएंगे और उसके साथ वो जो बेल आपकी नीचे कैंसिल हुई है लोअर कोर्ट में, उसका ऑर्डर भी साथ में लगाएंगे। वहां लगाने के बाद आप बहस करेंगे। बहस करने पर यदि आपकी बेल हो गई तो ठीक है, बेल यदि हो गई तो ठीक है, नहीं हुई और डिसमिस हो गई तो फिर आप हाई कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट में आप बेल लगा सकते हो। अगर हाई कोर्ट ने भी आपकी बेल रिजेक्ट कर दी तो वेट करें, इंतजार करें इस बात का कि पुलिस ने क्या चार्जशीट दाखिल की या नहीं की। यदि मामला ऐसे अपराध का जिसमें 7 साल तक की सजा है, तो पुलिस को 60 दिन में चार्जशीट दाखिल कर दी है, करनी चाहिए। वो 90 दिन, अगर आजीवन कारावास का है या 10 साल से ऊपर की सजा का, तो 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करनी। यदि ऐसी चार्जशीट इन दिनों में नहीं आती है, तो आप फिर दोबारा से अपने मजिस्ट्रेट के, जहाँ से पहली बेल एप्लीकेशन खारिज हुई थी, वहाँ पर आप अपनी दोबारा बेल एप्लीकेशन ये सेक्शंस के अंदर जो प्रोविज़न मैंने अभी आपको बताया था, 187 का जो प्रोविज़न बताया था, उसके सबसेक्शन 3 में आप अपनी जो है दोबारा से एप्लीकेशन 187 के प्रोविजो 3 में एप्लीकेशन लिख के कि माय एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 187 सब सेक्शन 3 वो ये कहता है कि भाई अगर चार्जशीट इतने टाइम में 60 और 90 दिन के पीरियड में नहीं आती है तो बेल का मैंडेटरी राइट हो जाता था, डिफॉल्ट बेल आप 187 उसमें डाल सकते हैं। ये आपका एक फंडामेंटल राइट और आपका राइट बनता है, इसमें आपको बेल दी जाएगी, 100% दी जाएगी, जाके चार्जशीट दाखिल नहीं होती। तो यहाँ ये मैंने आपको बताया बेल का प्रोविजन। बेल के प्रोविजन को और ज्यादा स्टडी करने के लिए आप सेक्शन 480 नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए पढ़ें, आपके काम आएगा। अभी मेरे पास 7 मिनट और हैं। 7 मिनट के अंदर तो मैंने आज आपको इसके अंदर बताया कि पुलिस कस्टडी रिमांड, बेल एप्लीकेशन और बेल एप्लीकेशन के साथ साथ किस तरीके से आप एफिडेविट लगाएं, किस तरीके से सेशन जज तक आपकी बेल एप्लीकेशन और हाई कोर्ट तक किस तरीके से बेल एप्लीकेशन जाएगी। और जैसे जो बेल एप्लीकेशन खारिज होती है, उसके साथ जो ऑर्डर खारिज भी कब होता है, वो ज़रूर लगाना ज़रूरी है। वो आप नहीं लगाएँगे तो वो सर्टिफ़ाइड कॉपी उसकी यहाँ से कोशिश करें कि लें या दस्ती मजिस्ट्रेट साहब से लें या सेशन जज से लें। अगर आप इस तरीके के नहीं लेते, तो फिर आपके लिए दिक्कत है, तो हाई कोर्ट में लगाने के लिए नियम है। अब हम इसको आपको एक और सेक्शन बताते हैं। हम पे हैं 6 मिनट अभी। जो सेक्शन बताए जाएँ वो आप एक बार पढ़ें ज़रूर। अभी हमने बताया आपको 480 ज़रूर पढ़ना, 480 ज़रूर पढ़ना और एक सेक्शन जो है आप और पढ़ना जो हमने अभी बताया 187, 87 पूरा पढ़ना 187। क्रिमिनल प्रैक्टिस करोगे तो 187 आपकी पूरी लाइफ काम है। और साथ-साथ ये क्रिमिनल प्रैक्टिस में ये 480 जो बताया। अब उसके बाद आता है 482 सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। It is called a case, these sections relate to the anticipatory bail. Anticipatory bail means यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, देखिए सबसे पहली बात है इसमें एफआईआर दर्ज हो गई है और पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है, तो वो सेशन जज अर्थात डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ अपनी एक एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 420 482 के अंतर्गत दाखिल कर सकता है। बेल का प्रारूप, बेल एप्लीकेशन का प्रारूप जैसा मैंने आपको बताया है, जैसा मैंने आपको दिखाया, बस इसमें लिखा आएगा। इसमें जैसे ये लिखा है प्रार्थना पत्र वास्ते बेल एप्लीकेशन, इसमें होगा एप्लीकेशन फॉर एंटीसिपेटरी बेल अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी। ये बढ़ाना पड़ेगा आपको। बेल एप्लीकेशन के ग्राउंड्स वगैरह तो आपको पता होगी, आपको क्या लिखनी है। जनरल ग्राउंड्स तो वही रहेंगी, लेकिन जो ग्राउंड्स आप देखेंगे वो तो आपको पता होंगी। जो हर केस की ग्राउंड्स अलग अलग होती हैं, वो तो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस और आपके एक्सपीरियंस से निकल के आएंगी।
अब इसके अंदर वो ग्राउंड स्वीप भी जब बेल के कभी बताया जाएगा तो यहां आप इतने समझ लो, इसका बस इतना सा बनेगा, इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट में एप्लीकेशन ऑफ एंटीसिपेटरी बेल अंडर सेक्शन 482 आईपीसी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इतना सा बढ़ेगा सर आपका ये, और ग्राउंड्स उसमें लिख के आप बेल एप्लीकेशन डाल देंगे। ये क्या है जरा सा इसको समझ लें आप। इस सेक्शन को मैं पढ़ता हूं। एंटीसिपेटरी बेल, सबसे पहले तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए और पुलिस आपको अरेस्ट करना चाहती है। बेलेबल ऑफेंस में एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाई जाती। नंबर 1, एफआईआर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ब्लैंकेट एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं है आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी, या जब तक स्ट्रॉन्ग एप्रीहेंशन नहीं है ब्लैंकेट नहीं मिलेगी। पहले एफआईआर होनी चाहिए, कोई आप पे नोटिस आना चाहिए पुलिस का, तब आप इसमें जा सकते हो, अदरवाइज नहीं। और बेलेबल ऑफेंस में आप नहीं लगा सकते इसको एंटीसिपेटरी बेल। तो 482 मैं पढ़ता हूं, क्या सुना आप। डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट। एंटीसिपेटरी बेल कहीं वर्ड नहीं है, ये तो हमारा प्रचलन का वर्ड है एंटीसिपेटरी बेल। एप्रीहेंशन, एप्रीहेंडिंग अरेस्ट, एप्रीहेंडिंग अरेस्ट अगर किसी को लगता है तब ये एंटीसिपेटरी बेल एग्जिस्टेंस में आती है। व्हेन एनी पर्सन, पहले ये यूपी के अंदर नहीं थी, लेकिन दिल्ली के अंदर और बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, कई स्टेट्स में ये एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन था। अब शायद यूपी में भी आ गया है। ये क्या है जरा से सुन लें आप इसको। डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट when any person has reasons to believe that he may be arrested on an accusation of having committed a non bailable offense। तो ये क्या है, नॉन बेलेबल ऑफेंस में आती है। he may apply to the high court or the court of session। court of session means the court of district judge or high court। it means both the court has power to grant anticipatory bail, namely Honorable High Court and Honorable District Court of District and Session Judge, for a direction under this section, and the court may, if it thinks fit, direct that in the event of arrest he shall be released on bail। The court can grant bail in the event of such arrest if he deemed fit। Word is deemed fit। ये नहीं है कि आपने मर्डर कर दिया कोर्ट आपको बेल दे दे। Anticipatory bail is not your right। You can make request only। The court will consider the gravity of the offense। और एक और बार याद रखें, बलात्कार के केस में यह भी लगाना मुश्किल है। बलात्कार और गैंग रेप के यदि एलिगेशन आपके खिलाफ हैं तो ये भी सुनवाई नहीं होने की इसकी। इस सेक्शन में तो लिखा नहीं, लेकिन पहले एंटीसिपेटरी बेल एससी और एसटी एक्ट में भी नहीं लागू होती। The provision of anticipatory bail is not applicable for section 65 and 70 as mentioned in subsection 4 of section 482। समझ रहा है मेरी बात को, नहीं आ रही। When the High Court or the Court of Session makes a direction under subsection 1, it may include such condition in such direction in the light of the fact of the particular case, if it may think fit, including a condition that the person shall make himself available for interrogation by a police officer as and when required। बेल देते वक्त कोर्ट, एंटीसिपेटरी बेल देते वक्त कोर्ट आपको ये डायरेक्शन देती है कि जब भी पुलिस आपको बुलाएगी आपको जाना पड़ेगा और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना पड़ेगा। नंबर 1 बात। दूसरी, a condition that the person shall not directly or indirectly make any inducement, threat or promise to any person acquainted with the fact of the case dissuade him from disclosing such facts
to the court or to any police officer. दूसरी ये बात कि जो व्यक्ति इस तरीके की बेल मांगेगा वो गवाहों पर दबाव नहीं बनाएगा, गवाहों पर दबाव नहीं बनाएगा और कोर्ट में उसे कमजोर करने की कोशिश नहीं करेगा केस को। अगली कंडीशन, ए कंडीशन दैट पर्सन शैल नॉट लीव इंडिया विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट ये भी कंडीशन लगा सकती है कि आप अपना पासपोर्ट जमा करो और आप इंडिया से बाहर नहीं जा सकते जब तक कि आप अनुमति ना ले लें। ऐसी कंडीशन भी कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल देते वक्त लगा सकती है। नेक्स्ट है सच अदर कंडीशन एज may be imposed under section 3 of the section 480 as if the bail were granted under that section। अगर सेक्शन 3 में जो वर्णित हैं अगर उनमें दी जाती है तो कंडीशन का जिक्र है, उनका जिक्र आ जाएगा। If such a person is therefore arrested without warrant by an officer in charge of the police station on such accusation and is prepared either at the time of arrest or any time while in the custody of such officers to give bail, he shall be released on bail and the magistrate taking cognizance of such offence decide a warrant should be issued in the first instance against the person, he shall issue bail warrant in conformity with the direction of the court under this। कहने का मरोजा ये है कि यदि ऐसा व्यक्ति अरेस्ट कर लिया जाता है पुलिस द्वारा तो वो जो अपने डॉक्यूमेंट दिखाएगा, अपना बेल का ऑर्डर दिखाएगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा। सीधी सी बात ये है। ये लास्ट पैरा इसका कहता है इस धारा की कोई बात भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 65 व 70 की धारा 2 के अधीन अपराध को कारित करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अंतर्विलिप्त करने वाले किसी मामले पर लागू नहीं होगी। सीधा सा हिंदी में जवाब यह है, अंग्रेजी में पढ़ देता हूं उसको। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू एनी केस इन्वॉल्विंग द अरेस्ट ऑफ ए पर्सन on accusation of having committed an offense under section 65 rape का offense and subsection 2 of section 70 of भारतीय न्याय संहिता means gang rape का offense। सीधी सी बात है भाई साहब। तो मैं यहीं पर पूरा कर रहा हूं भाई साहब। अब आपको लंबा हो गया टॉपिक, 32 मिनट का हो गया, इससे ज्यादा का नहीं है क्योंकि आप पर सुनने का टाइम नहीं है, मेरे पे तो बताने का बहुत है। रिटायर आदमी। नमस्ते।